गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज 4.1 उसको देखेंगे और टॉपिक जो रहेगा हमारा आज का द्विघात समीकरणों का सूत्रीकरण यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है, द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना क्यों जरूरी है, द्विघात समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी थी। और 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको केवल जांच करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो वो बहुत ही आसान सा पार्ट है और उसको मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया था और उसी के आधार पर आप काम कीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। सबसे अधिक जो समस्या आ सकती है वो आपका फॉर्मुलेशन में, सूत्रीकरण में है, यानी कि जो लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को कैसे हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है किताब का एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ पर जो कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अगर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना होगा, उसके बाद ही हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न से देखा जाए एक क्या आयताकार आपका भूखंड है, तो सबसे पहले आप फिगर बना लो, एक आयताकार बना लिए। कह रहा है इसका एरिया जो है, इसका एरिया कितना दिया गया है, एरिया इसका दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई, ठीक है। तो अब आपको प्रश्न से मानना होगा, सबसे पहले इसका लिखिएगा हल। माना कि क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए क्षेत्र की लंबाई क्या हो जाएगी, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए लिखने के लिए। कह रहा है कि जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई का दुगना कीजिए, यानी जो भी चौड़ाई अब x माने इसका दुगना 2x से कितना अधिक है, एक अधिक, यानी कि इसमें हमको +1 करना पड़ेगा। ये आपको हो गया इतना मीटर चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर है इंफॉर्मेशन आपके पास कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया गया आपको 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार है भूखंड है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे हम लोग। तो लंबाई कितना है इसका 2x + 1 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है x मीटर हो जाएगा इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू 528, कैंसल आउट कर दीजिए इसको। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यह आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण, ठीक ना। क्वेश्चन में आपको बस ये निकालना था कि जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप सूत्रीकरण कीजिए, उसको समीकरण के रूप में लिखिए, द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो हमने वो काम कर दिया। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया जो कि व्यापक रूप में अपने है। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा या किसी विधि के द्वारा हल इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ पर हल नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में ही कर रहा है, केवल आपको निरूपित करना है समीकरण के रूप में। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और इसके लिए एक द्विघात समीकरण हमको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306।
तो इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है, बनाना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि जो क्रमागत पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए क्रमागत मान लेते हैं, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है, आप x भी ले सकते थे आप, और एक तो x-1 भी ले सकते थे, दोनों आपका क्रमागत ही कहलाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप x के बाद x+1 ही लोगे, जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई x ले लिए हैं तो आप x-1 भी ले सकते हैं, ये भी दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा और एक क्रमागत। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक 5 लेते हैं, तो 5 के ठीक है पीछे ले लेंगे 4, क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक क्रमागत नहीं है। या तो आप x ले लेना या तो आप x+1 ले लेना, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। जैसे आपको मन करेगा ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है, 6। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से है क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। हमारी संख्याएं क्या है, एक x है और एक x+1 है, इक्वल टू 306। यहाँ से आ जाएगा x² + x इक्वल टू 306, या x² + x - 306 इक्वल टू 0। आपका यही हो गया आंसर। यह जो है क्या आपका, यह अभिष्ट समीकरण जो चीज़ हम ज्ञात करना चाहते थे वो आपका अभिष्ट समीकरण जो था आपका यह प्राप्त हुआ, x² + x - 306। कोई दिक्कत? अगर इस क्वेश्चन का आप कोई मानता है कि सर इसको आप x मान लो और x-1 मान लो, तभी भी क्वेश्चन आपका बन सकता था। x × x-1 इक्वल टू 306 कर सकते थे। यहाँ से आ जाएगा x² - x इक्वल टू 306, या फिर x² - x - 306 इक्वल टू 0। दोनों आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लीजिए इसको भी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर इसको हम x माने हैं, इसको हम y+1 क्यों नहीं मान सकते हैं। अगर आप उसको y+1 मान लेते हैं या फिर अगर आप y भी मान लेते हैं और एक को x मानते हैं, तो फिर आपके 2 चर वाला समीकरण बन जाएगा, ठीक ना। और 2 चर वाले समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन चाहिए, और क्वेश्चन में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उस इन्फॉर्मेशन से केवल आप एक ही समीकरण बना सकते हैं। आप देख लो यहाँ से आपके पास क्या ऐसा 2 इन्फॉर्मेशन है, सोचिए। हमको तो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है अभी भी। आप थोड़ा इसको काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप 2 चर वाले समीकरण से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो, और बनाकर बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में, बन जाएगा नहीं 2 चर वाले से, ठीक ना। चलिए इसको करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 चर वाले से भी बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। इस तरह से बनेगा, जैसे मान लीजिए कि एक 2 क्रमागत संख्या है ना, तो मान लो एक तो x है एक तो y है, सपोज मान लीजिए x से एक y है मेरा क्रमागत संख्या। तो पहला चीज़ क्या है, तो x और y का जो गुणनफल दिया है कितना दिया गया है, 306 दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास। और दूसरा जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये क्रमागत संख्या है, जैसे 5 और 6 क्रमागत संख्या है, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी है आपके पास कि y में से अगर x को हटाएंगे तो आपके पास कितना है, 1 आना चाहिए। तो देखो, तो एक समीकरण ये मिला आपके पास, एक समीकरण ये मिला। क्या यहाँ से x के वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, यहाँ से x के वैल्यू को x बराबर लिख सकते हैं क्या, 306 बटे में y, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा 306 बटे में y माइनस 306 बटे में y इक्वल टू 1। यहाँ से आपका आ जाएगा y² माइनस 306 इक्वल टू 1, या y²
इसको उधर लेके चलते हैं, सॉरी ये गुणा होगा ना वाई, आ जाएगा आपका माइनस वाई माइनस 306 इक्वल टू 0। देखिए फिर भी आपका क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण ही मिला द्विघात समीकरण। अगर आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, 2-4 भी मानकर आप बना रहे हो तो फिर आपको क्या मिला, द्विघात समीकरण मिलेगा यहाँ भी आकर के। तो किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण पर जाएगा ही जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा लास्ट में आएगा क्या, द्विघात समीकरण आएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। क्वेश्चन है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो निकालना है हमें, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक ना, अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि रोहन की जो आयु है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि जो रोहन की माता है वह रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु आपको याद करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक ना, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x, कोई दिक्कत, मान लेते x वर्ष। ठीक, तो पहला आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उसकी माँ जो है क्या, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद उनकी जो आयु का गुणनफल है कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो फिर लिखेंगे नीचे हम लोग कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष के बाद रोहन की जो माँ है उनकी आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। कोई दिक्कत। अब आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो उनकी आयु का गुणनफल है कितना है, 360 है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि प्रश्न से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल इक्वल टू 360। तो हो जाएगा आपका यहाँ से x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना, 360। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 2 और 3 6 और 87 इक्वल टू 360। यहाँ से x स्क्वायर जोड़ दीजिए, 29 3 32x
और इसको इधर लेकर आइए, +87 है -360 इक्वल टू 0, या फिर x² प्लस 32x माइनस कितना हो जाएगा, घटेगा 3 यहाँ बचा और 5, 15 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये कितना हो गया 273 इक्वल टू 0। यही आपका जो अभी समीकरण प्राप्त हो गया, जो कि हमारा ज्ञात करना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिए x का जो वैल्यू आएगा आपको वहाँ से रोहन की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, और फिर आप उसमें +26 करके उसकी माता की भी आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 3 ये हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन इसका बच्चा है 4 नंबर, उसको भी देख लेते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन 4.1 का। और इस पूरे प्रश्नावली का 4.1 का देखा जाए तो सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय और दूरी चाल का जो कंसेप्ट है आपका फिजिक्स में जो हम पढ़ कर आए हैं 9th क्लास में, उसका यूज़ करना पड़ेगा, और उसी के द्वारा इस सवाल जो आपका है बनेगा। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार 2 बार कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि एक नियत स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और दूरी कितना तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, यानी जो भी उसका चाल है, मान लीजिए x किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है नियर स्पीड से, और कह रहा है कि उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम कर देते हैं प्रति घंटा, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। वो तो सीधी सी बात है, अगर आप स्पीड को कम कीजिएगा तो दूरी तय करने में आपको समय क्या होगा, अधिक लगेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। लिखेंगे सबसे पहले, और लिखा भी है कि हमको चाल ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल यानी कि जो कांस्टेंट उसका स्पीड है, x मान चाल उसको मान रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, एक कंसेप्ट आप यहीं पे लिख लो। पहले हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ये कंसेप्ट नोट कर लिया हमने, और इसी कंसेप्ट का आपका ये सवाल भी बनेगा। ठीक ना, तो वो जो स्पीड उसके गाड़ी के x किलोमीटर प्रति घंटा अगर माने हैं हम लोग, तो इसी रफ्तार से अगर वो चलती है तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। तो अब ज़रा सोचिएगा, आपको चाल दिया गया है और आपके पास दूरी भी दी गई है टोटल, तो क्या आप समय निकाल सकते हैं कितना समय में तय की हुई दूरी? लिखेंगे नीचे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ऐसे लिख लीजिएगा, नियत चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय हुआ, क्या हो, दूरी बटा में दूरी कितना है 480, और बटे में कितना हो जाएगा आपका x, ये किलोमीटर है, यहाँ पे आपका किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, तो किलोमीटर कट जाएगा तो आ जाएगा 480 और बटा में x, और यहाँ पर केवल आपका बचेगा घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़िएगा अगर, तो क्वेश्चन दूसरे पार्ट में पढ़िए। यदि इसकी चाल को हम लोग क्या करना है, 8 किलोमीटर कम करना है। चाल को क्या करना है, 8 किलोमीटर कम करना है। ठीक ना, तो पहले चाल आपकी x माने हैं, अब हमको कम कर देना है। तो नीचे लिखेंगे फिर कि प्रश्न से नियत चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर प्राप्त चाल कितना हो जाएगा। तो पहले x माने हैं, इसमें से 8 आप घटा दो, यानी कि चाल आपको हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो गया।
अब जरा सोचिए, दूरी तो वही है ना, लेकिन आपका चाल क्या हो गया, आपका x माइनस 8 मतलब इतना कम हो गया, तो दूरी आपका सेम है। तो अब आप लिख सकते हैं नीचे फिर से कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये हो जाएगा आपका कितना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है, यानी 480 किलोमीटर, या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 480 बटे में कितना हो जाएगा आपका x माइनस 8 घंटा। किलोमीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ भी इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका लगभग इसको हम लोग बना चुके हैं। एक बार में आपका चल रहा है शुरू में स्टार्टिंग में x के रफ्तार से, तो उसका जो समय लग रहा है 480 बटा x लग रहा है, नीचे चार्ज चल रहा है। फिर जब सेकेंड टाइम चल रहा है स्पीड कम करके 8 किलोमीटर, तो इसका जो समय लग रहा है कितना, 480 बटा में x माइनस 8 घंटा लग रहा है। और ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िएगा, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब स्पीड कम हो रहा है तो कितना घंटा टाइम बढ़ जा रहा है, 3 घंटे टाइम बढ़ जा रहा है। ठीक है, 3 घंटे टाइम बढ़ा, यानी कि अगर इसमें से जो स्पीड बढ़ा, ये घंटा, ये टाइम जो आपका अधिक टाइम है, और ये ऊपर लग क्या होगा, ये कम समय होगा। तो अगर हम इसमें से इसको हटाएंगे तो 3 घंटे के बराबर मेरा आना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत आएगा ना। तो आपको करना क्या है कि नीचे लिखे हैं हम लोग, प्रश्न से आपका फिर से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। ऐसे भी समझ लीजिए इसको ध्यान से कि पहली बार नियत चाल से किया है तो 480 बटा में x घंटा समय लिया। ठीक, जब स्पीड कम हुआ, जब स्पीड अधिक है तो कम समय में पहुंचेगा, और जब स्पीड उसका और कम कर दिया गया तो अधिक समय ले लेगा। तो जो आपका 3 घंटे का अधिक समय ले रहा है तो वो कैसे निकलेगा आपका, यानी कि यहाँ पर अधिक समय लिया होगा, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो 3 घंटे के बराबर मेरा आना चाहिए। लिखेंगे हम लोग नीचे कि 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x इक्वल टू कितना, 3। ठीक, इसको फिर आप हल किए तो हो जाएगा एलसीएम इसका x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। इसको आगे हल अगर किया जाए तो हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और गुणा कर दीजिए 0 4 32 6 38 बटे में, इसको क्रॉस ले उधर के चला जाए, चलिए तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8। कोई दिक्कत, इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यहाँ से ये कोई दिक्कत, तो बच जाएगा हमारे पास 3840 इक्वल टू 3x² माइनस 24x, या फिर लिख सकते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया, अभिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक ना, इसको आप हल कर कर आप इसका वैल्यू जो है चाल जो है नियत चाल को आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको कर लीजिए। तो 4.1 का यहाँ पर जो आपका चौथा नंबर जो आखिरी क्वेश्चन था समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और बोल दूंगा, आप उसको नोट कीजिएगा और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए आपकी। गेट बंद करो, गेट बंद करो, तो आवाज़ उधर से ले लेगा। देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन भी कर सकते हैं, और प्रयास यही रहना चाहिए आपका कि कभी भी जो जितना सिंप्लीफाई हो सके इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा, तब जाकर आपका गुणनखंड करने में आसानी होगा। नहीं तो आप फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का जो कुछ भी आएगा फिर उसका फैक्टर निकालोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। 3 कॉमन कर लो, यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो आ जाएगा x² माइनस कितना 8x माइनस कितना यहाँ पर आ रहा है 1 2 और 8, इतना आएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका अवशिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं आप आसानी से आप, ठीक ना। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, 2 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं। आप वीडियो को बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है आपका 2, लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग भी। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 468 मीटर स्क्वायर है। खड़े पे यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क में रहेगा ना। जो लोग उस क्वेश्चन को बना लेंगे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर पर कर लीजिएगा। 2 नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को बनाने के बाद। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 2 पानी के नल, 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9.3/8 घंटे में भर सकती हैं। 9.3/8, 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती है। यदि टंकी को अलग अलग नलों से भरने पर, यदि टंकी को अलग अलग नलों से भरने पर बड़ा नल छोटे नल की अपेक्षा, बड़ा नल छोटे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटा कम समय लेता है। 10 घंटा कम समय लेता है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग टंकी को भरने का समय बताती हो। अलग अलग टंकी को भरने का समय बताती हो। आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 खत्म हो चुका है। इसमें आपका 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक,
और अगले क्लास में हम देखेंगे द्विघात समीकरण का जो हल होता है, हल कैसे होगा, गुणनखंड विधि से उसका हल करना सीखेंगे। और जो प्रश्नावली है 4.2 उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।